जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जयसवाल कोचिंग सेंटर में। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम हिंदी के पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। और सिलेबस तो हमने देख लिया था कि हम पीवाईक्यू में क्या क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम इसमें हिंदी भाषा के व्याकरण, साहित्य और हिंदी शिक्षण के पीवाईक्यू सेट लाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि पीवाईक्यू का मतलब केवल ऑप्शन को रटना नहीं है, अपन को समझ के चलना है। और ये हमारी टीम है जिसमें अनीस सर, चौरसिया सर, जायसवाल सर, गोल्डी मैम, अंकित सर सभी अपने अपने विषय की कक्षाएं समय समय पर ले रहे हैं। हम अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 1। इससे पहले फिर यही कहना चाहूँगी, आप सभी अपने पास जब भी वीडियो देखिएगा तो रफ या पेन लेके बैठिएगा और मैं प्रश्न पढ़ के 2 सेकंड का समय दूंगी। आप उस समय अपने नोटबुक में अपना आंसर लिखिएगा और मैच करिएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से कौन सी एक भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो पहला है भोजपुरी, दूसरा है बोडो, तीसरा है डोगरी और चौथा है मैथिली। तो हमें पता है कि बोडो भी शामिल है, डोगरी भी शामिल है और मैथिली भी शामिल है। क्या शामिल नहीं है? भोजपुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसी के साथ एक बात और बताना चाहूँगी कि ये हमारे संविधान के हमारे संविधान के भाग 17 में है, भाग 17 में, और अनुच्छेद 343 से 351 तक। और अनुसूची कौन सी हमारी? 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। जब हमारा मूल संविधान बना था तब 14 भाषाएं थी, फिर संविधान में संशोधन करके और भाषाओं को जोड़ा गया और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भोजपुरी। भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2। इसमें बोला है, वाक्य में स्थूल अंकित शब्दों के 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। वाक्य दिया हुआ है, चुनौतीपूर्ण मार्ग पर चलना साहस का काम है। मार्ग पर क्या है? अंडरलाइन है। अब आपको बताना है कि आप मार्ग के स्थान पर कौन सा शब्द रख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? पगडंडिया, गैल, पथ, सड़क। तो मार्ग का पर्यायवाची क्या होता है? पथ होता है। तो हम पथ को यहाँ पर मार्ग के स्थान पर रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा वाक्य हमारा? चुनौतीपूर्ण पथ पर चलना साहस का काम है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 बोलता है, निम्नलिखित में विदेशी शब्द हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द वे होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा के नहीं होते हैं, जो बाहर से आते हैं, वे विदेशी स्वर कहलाते हैं या विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें से अचार, अचार भी विदेशी है, मकान भी विदेशी है। कैसे? क्योंकि अचार क्या है? एक पुर्तगाली शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है। और मकान हमारा फारसी शब्द है। तो पूछा क्या है? कौन सा विदेशी शब्द है? तो अचार भी है, मकान भी है, और हमें सी में क्या दिया हुआ है? अचार और मकान दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न क्रमांक 4। दो स्वरों के पास पास आने पर उनमें होने वाला विकार है। आपको बताना है कि जब दो स्वर वर्ण आपस में पास पास में आते हैं तो जो उनमें विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाती है।
विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या समास? तो विसर्ग संधि क्या होता है? जब कोई विसर्ग स्वर अथवा व्यंजन से मिलता है फिर विकार उत्पन्न होता है, तो वो विसर्ग संधि हो जाएगी। स्वर संधि क्या हो जाएगी? जब दो स्वर आपस में मिलते हैं या फिर स्वर अथवा व्यंजन मिलते हैं तब स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि क्या होती है? जब कोई व्यंजन वर्ण किसी स्वर अथवा व्यंजन से मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाती है। समास क्या होते हैं? समास में दो शब्दों का मेल होता है। इसमें ये बात समझने योग्य है कि संधि क्या होती है? दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। समास क्या होता है? इसमें दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल होता है। तो हमसे पूछा है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाएगी हमारी? स्वर संधि। प्रश्न क्रमांक 5, परमौषध का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि परमौषध का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करेंगे? परम प्लस औषध, ये कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। क्यों? क्योंकि जब हमारा आ वर्ण या बड़ा आ किससे मिलता है? ओ अथवा औ से मिलता है तो क्या बनता है? औ बनता है, मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो ये हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। तो ये परम प्लस औसत किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परम प्लस औसत। प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्पों का उल्लेख हुआ है, इनमें से उपयुक्त विरोधी विकल्प का चयन कीजिए। विरोधी विकल्प मतलब क्या होता है? विलोम शब्द ही हमसे पूछा है, बस शब्द बदल दिया गया है। यहाँ पे विरोधी विकल्प बोला है, कहीं कहीं पे विलोम हो जाएगा। हमें विलोम ही बताना है। किसका बताना है विलोम? कृतज्ञ का। कृतज्ञ मतलब क्या होता है? कि जो किए गए उपकार को मानता है। जैसे कि जब आप तैयारी करते हैं या फिर तैयारी करने के फेज में होते हैं, अवस्था में होते हैं, तो आपका कोई दोस्त होता है जो आपकी सहायता करता है, चाहे वो पैसों के मामले में हो या फिर जब कभी आपका मोटिवेशन कम होता है तब वो आपको मोटिवेट फील करवाता है कि भाई तू कर लेगा, बहन तू कर लेगी। फिर आपकी जॉब लग जाती है। अगर आप जॉब लगने के बाद उसका सपोर्ट करते हैं और उसको उसके साथ वही बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप कृतज्ञ हैं उसके प्रति, आप उसके उपकार को मान रहे हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि जॉब लगने के बाद क्या करता है कि अरे अब मेरी तो जॉब लग गई, अब मुझे क्या है, मुझे उससे दोस्ती नहीं रखनी है, कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? उसके उपकार को नहीं मान रहा है, अब वो भूल चुका है, तो वो क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। स्वार्थी क्या होता है? स्वार्थी वही हो जाएगा कि अपना काम करवाना है और दूसरों का बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। अकृतज्ञ कुछ होता नहीं है। जघन्य क्या होता है? कि जो ऐसा अपराध जो बहुत ज़्यादा बढ़ के हो जाता है, जैसे कभी कभी ऐसी हत्याएं होती हैं जिसमें क्या होता है कि बहुत गलत तरीके से मारा जाता है, तो उसको जघन्य श्रेणी में रखा जाता है, जघन्य अपराध में रखा जाता है। तो हमसे पूछा था कृतज्ञ का विलोम, तो क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, हमको सही जवाब तो जानना ही है, साथ साथ में जितना भी लिखा हुआ है ऑप्शन में वो भी समझना है कि क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्पों का उल्लेख हुआ है, इनमें से उपयुक्त विरोधी विकल्प का चयन करें। अब फिर से आपको क्या बताना है? विरोधी विकल्प मतलब विलोम शब्द ही बताना है। किसका पूछा है? ठीक का पूछा है, तो ठीक का क्या हो जाएगा? ठीक का
गलत हो जाएगा। अनुचित का देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, उचित, उचित। अवैध को क्या हो जाएगा, वैध। और अनुपयुक्त का हो जाएगा उपयुक्त, क्योंकि हमने पढ़ा है विलोम का बिरादरी सिद्धांत। विलोम का बिरादरी सिद्धांत क्या बोलता है कि विलोम हमारा उसी कोटि का होना चाहिए जिस कोटि का हमारा शब्द है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्पों का उल्लेख हुआ है, इनमें से उपयुक्त विरोधी विकल्प का चयन करें। इसमें भी आपको विलोम ही बताना है। शब्द है हमारा नीति, नीति का क्या हो जाएगा, अनीति, दुर्नीति। यहाँ पे कुमा नीति नहीं होगा, कुनीति, कुनीति मतलब बुरी नीति। और एक है कुटिलता, तो नीति का हो जाएगा अनीति। हाँ, सुनीति का दुर्नीति या फिर कुनीति हो सकता है, इसका नीति का विलोम हो जाएगा अनीति। प्रश्न क्रमांक 9। दीर्घ स्वर के लिए सही विकल्प हैं। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दीर्घ स्वर लिखे हुए हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने में हमको ज्यादा समय लगता है। जैसे क्या हो जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। किसमें लिखा हुआ है ये, हमारे ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये क्या हो जाएंगे, हमारे लघु स्वर हो जाएंगे, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। ये कहलाएंगे लघु स्वर। ए, ऐ, ओ ये हो जाएंगे संयुक्त स्वर, जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, कहलाएंगे संयुक्त स्वर। प्रश्न क्रमांक 10। अब आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि सही कौन सा लिखा हुआ है। पहला लिखा है 83, दूसरा लिखा हुआ है 83, तीसरा है 83 और चौथा लिखा है 83। ये 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं, इसमें हो जाएगा 83। ये अब आपको बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो 83 हम कैसे लिखते हैं, ये 83 ऑप्शन नंबर ए। ये वर्तनी का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना है। प्रश्न क्रमांक 11। इसमें बोला है औरत शब्द का आशय है। आपको बताना है कि औरत शब्द का क्या अर्थ होता है। तो औरस का अर्थ होता है विवाहिता से उत्पन्न पुत्र। जो पुत्र विवाहिता से उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, औरस कहलाता है। और जो विवाहिता से उत्पन्न नहीं होता है उसको बोलते हैं क्या, जारज, जारज। उसको हम जायज बोल देते हैं, जबकि वो क्या होगा, जारज होगा। सी, दत्तक तनय लिखा हुआ है। दत्तक तनय मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने क्या लिया था, पुत्र को गोद लिया था, गोद लिया हुआ पुत्र। औरस का संबंध जन्म से होता है और दत्तक का संबंध गोद से होता है। कि वैध अधिकार क्या होता है कि आपका किसी चीज पे वैध अधिकार है। जैसे कि मेरी पेन, तो इस पे मेरा क्या है, वैध अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 12। वात्सायन में प्रत्यय है। आपको बताना है कि इसमें प्रत्यय क्या है। तो इसका मूल शब्द क्या है, वत्स है। अब वत्स में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आयन प्रत्यय लगा हुआ है, तब हमारा बनता है क्या, वात्सायन। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आयन। प्रत्यय होते क्या है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंतिम में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक
13, प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों वाक्यों में कौन सा वाक्य ऐसा लिखा हुआ है जो शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है वह चले गए, दूसरा लिखा हुआ है वह भाग्यवान स्त्री है, तीसरा है मुझे एक मोती का हार दे दो, और चौथा लिखा हुआ है दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। क्यों? क्योंकि जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वह चले गए, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है? इसमें हमारी वचन संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी। क्योंकि ये जो हमारा वह लिखा हुआ है वह तो क्या है, एक वचन में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो क्रिया लिखी हुई है चले गए वो किसमें है? बहुवचन में है। तो ये इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। इसको कैसे लिख सकते हैं? या तो हम कह दें वे चले गए, या तो कह दें कि वह चला गया, तो ये शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। दूसरा है हमारा वह भाग्यवान स्त्री है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है ये भी देखते जाना है। तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी। क्योंकि जब हम पुरुषों की बात करते हैं तो उनके लिए भाग्यवान का यूज करते हैं, पुरुषों के लिए भाग्यवान, और जब बात स्त्रियों की आती है तो उनके लिए कौन सा शब्द है? भाग्यवती। स्त्रियों के लिए भाग्यवती, भाग्यवती। ठीक है, तो वह भाग्यवती स्त्री है। फिर है मुझे एक मोती का हार दे दो, तो मोती का एक हार होता है लेकिन एक मोती का हार नहीं होता है। इसमें कैसे अशुद्धि है? इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, इसमें पदक्रम संबंधी, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? मुझे मोती का एक हार दे दो, या फिर मुझे मोतियों का हार दे दो। ठीक है, क्योंकि एक मोती का तो हार बनेगा नहीं, हमें अनेक मोतियां चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? मुझे मोतियों का एक हार दे दो। ठीक है ना? तो हमने समझा कि इसमें शुद्ध वाक्य नहीं है, दिए गए सभी विकल्प अशुद्ध लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर हमने ए बी सी तीनों को देखा कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। पहले में वचन संबंधी अशुद्धि है, दूसरे में लिंग संबंधी अशुद्धि है, और तीसरे में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। और हमने ये भी समझा है कि कैसे इनका शुद्ध वाक्य बनाया जा सकता है, कैसे इनको शुद्ध वाक्य में परिवर्तित किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 14 में। प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोलता है? हिंदी में एक विदेशी स्वर सहित कितने स्वरों का प्रयोग होता है? आपको बताना है कि हिंदी में एक विदेशी स्वर सहित कितने स्वर होते हैं। तो अपने हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, ये हमारे हिंदी के स्वर हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, फिर री, ए, ऐ, ओ और औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये किसके स्वर हैं? हिंदी के हैं। ये हमारे हिंदी के स्वर हैं। हिंदी के स्वर। तो जब प्रश्न आए कि हिंदी में मूलतः कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11। लेकिन इसमें क्या पूछा है? विदेशी स्वर सहित एक ऐसा स्वर वर्ण भी है जो कहाँ से आया है? बाहर से आया हुआ है। कौन सा? आ। कौन सा आ? जैसे हम डॉक्टर बोलते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? चंद्र लगाते हैं। तो ये क्या है? विदेशी स्वर है जो कहाँ से आया हुआ है? अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। ठीक है ना?
हमने लिखा डॉक्टर, तो हम क्या लगाते हैं, चंद्र लगाते हैं, डॉक्टर। हमने लिखा कॉलेज, कॉलेज, तो ये भी क्या है, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, अ का प्रयोग हुआ है। और ये हमारा किससे आया है, विदेश से आया है। विदेश में कौन सी भाषा से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। तो इसमें विदेशी स्वर सहित कितने हो जाएंगे सर, 11 ये हो गए, एक ये हो गया, तो 11 1 12। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 12। अब प्रश्न क्रमांक 15, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं उनको कहते हैं, उनको कौन से प्रत्यय कहते हैं, जो किसमें लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में लगते हैं। तो वे हमारे कहलाएंगे तद्धति प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद लगते हैं। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, इसमें बोला है निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताइए। रीना ने सोहन को पुस्तक दी। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या फिर नाम धातु क्रिया है। तो देखिए इसमें समझ में आ रहा है हमें, इसमें दो कर्म है, पहला सोहन है, दूसरा पुस्तक है। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है कि दो कर्म होते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कितने कर्म होंगे, दो कर्म होंगे। पहला हमारा सजीव कर्म है और दूसरा निर्जीव कर्म है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है, एक हमारा सजीव कर्म रहेगा और एक निर्जीव कर्म रहेगा, ठीक है। तो रीना ने सोहन को पुस्तक दी। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि रीना ने किसको पुस्तक दी, ये हो गया। दूसरा कैसे हो जाएगा, रीना ने सोहन को क्या दिया, है ना, रीना ने सोहन को क्या दिया, ये हो जाएगा। तो रीना ने सोहन को पुस्तक दी, इसमें दो कर्म है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म का अभाव रहता है, जिसमें कर्म नहीं रहता है। इसमें क्या हो जाएगा, अकर्मक में बिना कर्म के, बिना कर्म के, कर्म मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, बिना कर्म या बिना ऑब्जेक्ट के। और सकर्मक क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा कर्म के साथ या कर्म की उपस्थिति में। उदाहरण क्या बताया था मैंने पहले क्लास में, अकर्मक में मैंने जैसे बोल दिया राम अकड़ता है, तो राम अकड़ता है। अब हम जब इसमें प्रश्न करेंगे राम क्या अकड़ता है, तो हमें कोई जवाब नहीं मिलने वाला है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। लेकिन जब हमने बोल दिया कि राम आम खाता है, जब हम इसमें प्रश्न करते हैं कि राम क्या खाता है, तो हमें कर्म समझ में आता है कि राम आम खाता है। फिर है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है कि जब हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में कोई प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाते हैं, किसमें, यहाँ पे समझते हैं कि जब हम संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में कोई प्रत्यय लगाकर क्या बनाते हैं, कोई प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाते हैं, तो वह कहलाती है हमारी नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा, संज्ञा में कोई शब्द लेते हैं, कौन सा शब्द लें, जैसे सर्म, सर्म क्या है, संज्ञा है। और जब हम इसमें कौन सी लगाएंगे, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, आना, सर्म संज्ञा है और हमने इसमें लगाया आना प्रत्यय, तो बन गया हमारा सर्माना। तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। सर्वनाम, सर्वनाम में क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा अपना, ठीक है ना, अपना क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जब हम इसमें क्या लगाएंगे, प्रत्यय में नाना, तो क्या हो जाएगा, अपनाना, ठीक है ना। विशेषण, विशेषण में जैसे हमने लिया ठंडा, ठंडा में हमने क्या ऐड कर दिया, ना,
तो क्या हो जाएगा, ठंडाना। गर्म में हमने क्या ऐड कर दिया, आना, तो हो जाएगा गर्माना। ऐसे तो ये क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। आपने समझा, द्विकर्मक क्रिया, इसका सही जवाब होगा द्विकर्मक क्रिया। इसी के साथ हमने अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और नाम धातु क्रिया भी समझ गए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में। 17 में बोला है, मुहावरा शब्द किस भाषा का है। आपको बताना है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। फारसी, तुर्की, अरबी, उर्दू। आप लोग सोचिए किस भाषा का शब्द है ये हमारा, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा होता क्या है, मुहावरा वाक्यांश होता है। ये कंप्लीट वाक्य नहीं होता है, ये वाक्य का एक अंश होता है। और जैसे हमने बोला आंखें दिखाना, आंखें दिखाना अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता है, कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, लेकिन जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो कंप्लीट अर्थ देगा। जैसे दांत खट्टे करना, अब हम किसी के सामने जाके बोले कि अरे दांत खट्टे करना, कुछ समझ में नहीं आएगा कि अरे ये बोल क्या रहा है। लेकिन हम जब बोलेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, तो इसमें समझ में आ रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, अंग्रेजों को पराजित कर दिया। ठीक है, तो एक और इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि मुहावरा में अधिक, अगर हमको पहचानना है तो हम ऐसे पहचान कर सकते हैं कि लास्ट में ना आता है। जैसे दांत खट्टे करना, आंखें दिखाना, आंखें लाल पीली करना, पसीना आना, 9 2 11 हो जाना, ये सब चीजें क्या है, मुहावरा। इसकी पहचान ही होती है कि लास्ट में हमारा ना आता है। प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है कि लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, परिवर्तित रूप में, थोड़ा बहुत परिवर्तित करके, अपरिवर्तित रूप में, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति वे होती हैं जो लोक में प्रचलित होती हैं, लोगों द्वारा कही गई उक्तियां ही लोकोक्ति कहलाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये क्या है, एक प्रकार की लोकोक्ति है। तो ये कंप्लीट अर्थ देती हैं, इसमें हमें कोई वाक्य को ऐड करने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा। तो इसमें लोकोक्ति का प्रयोग होता है अपरिवर्तित रूप में, जैसा है वैसा ही रहेगा। हम इसमें वचन लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे एक है आम के आम गुठलियों के दाम, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आम के आम और छिलकों के दाम, वो क्या रहेगा, वो गुठली ही रहेगी कि आम के आम गुठलियों के दाम। अब जैसे क्या है, एक भैंस के आगे बीन बजाना, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भैंस के आगे गिटार बजाना, वो क्या रहेगा, वो बीन बजाना ही रहेगा। तो लोकोक्ति क्या होती है, अपरिवर्तित रूप में उसका प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग गाँव में ज्यादा होता है, कि गांव के लोग इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या है, लोगों द्वारा कही गई उक्ति है। जैसे जब किसी से कोई काम नहीं आता है, वो बहाना बनाने लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं गाँव में, क्या बोलते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि भाई नाच नहीं जान रहा है, डांस करना नहीं आता है, और क्या बोलता है कि अरे ये तो आंगन ही टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए मेरे से नहीं आ रहा है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में, 19 में सॉरी। प्रश्न क्रमांक 19 कह रहा है कि 3 13 होना का अर्थ है, 3 13 होना, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ना। तो हमें क्या इससे मिलता है पहचान, ये क्या है, मुहावरा है। 3 13 होने का अर्थ है भिन्न हो जाना। ठीक है ना, सिद्धांतहीन होना कुछ होगा नहीं, टाल मटोल करना ये भी नहीं होगा। टाल मटोल करने के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा आनाकानी करना। कि जैसे जब कोई घर में काम देता है, तो क्या करते हैं कुछ बच्चे, आनाकानी करने लगते हैं कि अरे हम नहीं जाएंगे, हमें तो ऐसा है, हमें तो वैसा है, वो टाल मटोल करने लगते हैं। तो क्या बोलते हैं फिर घर में कि तुम आनाकानी कर रहे हो। पराजित करना, पराजित करने के लिए क्या हो जाएगा, दांत खट्टे करना। और हमसे पूछा क्या है, 3 13 होना, मतलब भिन्न हो जाना, अलग अलग हो जाना। गाँव में होता है कि कुछ मामलों में वो इकट्ठा रहेंगे, और फिर क्या, जब कोई ऐसी कोई फूट डाल देगा तो वो क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, 3 13 हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एकता फिर क्या हो जाती है, एकता में अभाव आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 20,
माधुर्यता शब्द की अशुद्धि निम्नांकित में से किसके गलत प्रयोग से हुई है? आपको बताना है कि जो शब्द लिखा हुआ है माधुर्यता, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। तो हमें पहले देखना है कि माधुर्यता का मूल शब्द क्या है। माधुर्यता का मूल शब्द है क्या? मधुर। ठीक है। जब हमने इसमें या प्रत्यय लगाया तो बन गया मधुर। हमने इसमें ता प्रत्यय लगाया तो बन गया मधुरता। मधुर में हमने ता प्रत्यय लगाया तो बन गया मधुरता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन दोनों को ऐड करके लिख दिया गया है माधुर्यता। और हिंदी में हम पढ़ते हैं कि हिंदी में जब कोई शब्द लिखा जाता है तो उसमें दो प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें एक ही प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो चाहे तो आप माधुर्य लिख लो या तो फिर आप मधुरता लिख लो, लेकिन यहाँ पे दोनों का प्रयोग कर दिया गया है माधुर्यता। तो इसमें कौन सी अशुद्धि है? इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। और हमने तो पढ़ा है प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल दें वे प्रत्यय कहलाते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और आपको क्लास कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। और ये हमारी टीम है जिनसे आप मिल चुके हैं, और हमारी PYQ सीरीज जारी रहेगी। आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा तो हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने गोल पर फोकस रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।